This is Business Plus and you are watching the Market Show. I am your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फॉरेन इनफ्लोज एंड बजट पे। बजट सीजन है, बजट में फॉरेन इनफ्लोज का क्या इम्पैक्ट है ये हम आज जानना चाहेंगे। आपको पता है कि जब से पाकिस्तान बना है, फॉरेन जो एड आती थी, सपोर्ट्स आती थी, ग्रांट्स आती थी, वो पाकिस्तान के इकोनॉमी में बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। एज ए वेस्टर्न अलाई सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी हमें मिलता रहा है। उसको अगर किसी को चेक करना हो तो हमारे टोटल इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को देख ले, माइनस द डेट विच इज स्टैंडिंग अराउंड 60 बिलियन। जो बाकी आप देखेंगे तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को दिए गए, वेस्टर्न कंट्रीज ने दिए, बिकॉज वी फॉलोड दम इन द फॉरेन पॉलिसी। उनका हमने हर जगह साथ दिया, उनके सही गलत स्टैंड में हमेशा उनके साथ रहे। कहीं पे हमने अपनी ज़मीर को नहीं अब टटोला। जब नासिर ने की कॉन्फेडरेशन वेस्ट से हुई सुएज़ कनाल पे, तो बजाय कि हम नासिर को सपोर्ट करते हमने वेस्ट को सपोर्ट किया। बेहिसी का हमारी आलम रहा। उसकी वजह ये रही कि हम वेस्ट से पैसे लेते रहे, हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। आज हम एक तारीख के ऐसे नहज पे पहुंच गए कि अब हम वेस्ट से और ख़ासतौर से यूएस से कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं। शायद अफरीदी को जब शकील अफरीदी को जब सज़ा दी गई, उस दिन $33 मिलियन का जो एलआई एड था उसको कटौती करते हुए सेनेट के मेंबर्स ने ये कहा कि दिस फंड इज़ फॉर एलाइज एंड पाकिस्तान डजंट सीम्स टू बी एलाई एनी मोर, सो व्हाई शुड वी पे दिस। अब शकील अफरीदी को लेकर मामला यहाँ तक बढ़ते जा रहे हैं कि अब दुश्मनियों की भी बात शुरू हो गई है। कहाँ इतना क्लोज एलाई, कहाँ अब दुश्मनी। इन हालात में फॉरेन उनका जो कोलिशन सपोर्ट फंड था वो हमारे पास 2010 के बाद से रुका हुआ है, जब से उसामा बिन लादेन को उन्होंने कत्ल किया, जिससे हम नाराज़ हो गए। वहीं से कन्फ्रंटेशन चली है। 2010 में दिसंबर में $600 मिलियन का अमेरिकन एड आया था कोलिशन फंड का। उसके बाद से हमें कुछ नहीं मिला है। 3 बिलियन हम डिमांड कर रहे हैं उनसे, उसको वो मानते भी हैं लेकिन वो रिलीज़ नहीं कर रहे। इसी तरह कैरी लुगर बिल वगैरह के जो पैसे थे वो सब रुक गए हैं और अब अजीब से हालात होते जा रहे हैं। बजट बनाने में वो बड़ी दुश्वारी है, क्योंकि हमेशा से 300 से लेके 700-800 बिलियन रुपीस का हमें एडिशनल सपोर्ट आ जाता था मुख्तलिफ फॉर्म में वेस्ट से। वो अब नहीं आ रहा। इन हालात में कैसे बनेंगे बजट, कैसे आगे मुल्क चलेगा, क्या होगा, इस पर बात करने के लिए मैंने दावत दी है शाहिद जावेद कुरैशी साहब को, फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ काठी। शाहिद साहब, हालात अजीब से होते जा रहे हैं। ये हिस्ट्री का एक नया मोड़ आ गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बचपन से अपने आवाज़दार से यही सुनते आए कि जी अमेरिका तो हमारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड और हमें ये देता है। हमने हमेशा से देखा कि तमाम इक्विपमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मिलिट्री के, इवन कंप्यूटर्स वगैरह भी, उसमें हम बड़े एडवांटेज में रहे। IBM के कंप्यूटर पाकिस्तान में उस वक्त आ गए जब इंडिया वगैरह को देना मना था। जी इंडिया रशियन कंप्यूटर यूज़ करता था, जो छोटे से कंप्यूटर के लिए एक कमरा चाहिए होता था। हमारे पास हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रही। एटम टेक्नोलॉजी भी जो 12 मुल्कों को दिया गया एज एलाइज, उसमें हम भी शामिल थे। और अब हम ऐसी पोजीशन पे आते जा रहे हैं कि वो सेनेट में इस तरह की बात करना है कि दिस फंड इज़ फॉर एलाइज एंड पाकिस्तान इज़ नो मोर एलाई। हाउ डू यू सी दिस, हाउ इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द कंट्री? एक्चुअली शुरू में जब हम ये चीज़ें सुनते आए हैं तो उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा से कहता है, सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है तो उस वक्त वो अपनी पॉलिसी हमेशा की तरह चेंज कर लेता है, जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर अच्छा नहीं पड़ता, ना हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है, ना हमारे मुल्क पर पड़ता है। अब जब से ये हमारी वॉर शुरू हुई है अफ़गानिस्तान की, उसमें भी आप देखें जो हमारे अपने एक्सपेंसेस हैं वो हमें एक्स्ट्रा कोई नहीं दे रहे हैं कि वो ओरिजिनल जो फंड, वो जो हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो उन्होंने देने, वो भी पूरे नहीं दे रहे हैं। और उस वजह से हमारी अपनी इकोनॉमी सरवाइव कर रही है। और पिछले कई सालों से आप देखें कि हमारे अवाम, हमारी गवर्नमेंट, हमारे बिजनेसमैन कितना सरवाइव कर रहे हैं, कितने मुश्किल हालात में ये अपनी इंडस्ट्री को सरवाइव कर रहे हैं। अब इन्होंने जो फंड उन्होंने डिडक्ट किया है, जिसकी आपने बात की शकील अफरीदी की, अब उसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक? जब पाकिस्तान से आप सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो फंड रिलीज करना चाहिए, और वो उससे मुंसलिक कर दिया जी, ताकि अपने बेनिफिट्स ले लें।
اور پاکستان کو جو فورن انویسٹمنٹ آنی چاہیے تھی یا وہ بھی نہیں آ رہی ہے. اور جو آئی ایم ایف سے لون یہ لیتے ہیں, میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ ایسے کہا تھا کہ ایکچولی جب کوئی انڈسٹری اپنی فیکٹری کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں جی تو وہ اس کے لیے ایک پالیسی بناتے ہیں, بینک والے ان کے پاس آتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں اتنا ہم آپ کو لون دیتے ہیں, آپ ایکسپینڈ کریں, ہمیں اتنا ہم آپ کو انٹرسٹ پہ اتنا یہ اماؤنٹ دیتے ہیں. جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, اب آپ لون لینا چاہتے ہیں تو ہمیں واپس کیسے کریں گے, یہ بتائیں ہم. وہ پھر اپنی ایک فیزیبلٹی بناتے ہیں اور فیزیبلٹی ان کو دیتے ہیں کہ جی ہم اس طرح سے اپنے فیکٹری کے اندر ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے, ہم اپنی پروڈکشن کو بڑھائیں گے, ہم اس طرح سے ایکسپورٹ کریں گے اور اس طرح سے آپ کو یہ واپس کریں گے. سیم اسی طریقے سے پاکستان کے جب گورنمنٹ کے چند لوگ وہاں آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کر ان سے کہتے ہیں ہمیں لون دیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو واپس کیسے کریں گے. یہ پھر اس کی ایک فیزیبلٹی بنا کر دیتے ہیں جس میں نہ تو یہ بزنس کمیونٹی سے مشورہ کرتے ہیں, نہ پاکستان کے کسی اور بڑی آرگنائزیشن کے جو ہیڈز ہیں, جو اداروں کو چلا رہے ہیں, بڑی بڑی انڈسٹریاں چلا رہے ہیں, ان سے بھی مشورہ نہیں کرتے ہیں. یہ خود جا کے ان سے کہتے ہیں جی ہم سیل ٹیکس بڑھا دیں گے, ہم اس کے نیم البدل کوئی اور ٹیکس لے آئیں گے, اتنا ہمارا ریونیو کلیکشن ہوگا, اتنی ہماری انکم جنریٹ ہوگی, ہم اس طرح سے آپ کو یہ سارے ٹیکسز کر کے نا آپ کو آئی ایم ایف کو ہم واپس کر دیں گے. اب وہ بغیر مشورہ کیے ہوئے یہ سارے ان سے امپلیمنٹ کر کے آ جاتے ہیں اور یہاں پہ عوام کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. یہ ان کو وہاں پہ پھر جب یہ لاتے ہیں تو اس کا صحیح جگہ پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. اگر صحیح جگہ پہ اس کی انویسٹمنٹ ہو تو اس کا پھر آپ کو ریٹرن بھی ملے گا اور آپ اس کو واپس بھی کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں نوٹ اتنے چھپتے جا رہے ہیں, لونز اتنے ہوتے جا رہے ہیں. آپ کے اپنے کمرشل بینکس دیکھیں, اس پرائیویٹ سیکٹر کو پچھلے کئی سالوں سے لون نہیں دیا, فورن انویسٹمنٹ آپ کے پاس نہیں آئی ہے, اب آپ کو پیسے نہیں آئی ایم ایف کو واپس کرنے کے لیے. اب اسی طریقے سے پاکستان میں ان امپلائمنٹ بھی ہو رہی ہے, انڈسٹریلائزیشن بھی نہیں ہو رہی ہے, اور بجٹ جو آتا ہے وہ ہر 6 دن کے بعد ایک نیا ایس آر او ایشو ہو جاتا ہے, نیا ٹیکس لگ جاتا ہے, نئی چیزوں میں, پیٹرولیم میں, سوئی گیس میں, اس میں سب میں انکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں ریٹس, اور اس کی وجہ سے عوام بھی پریشان ہوتی ہے. جب تک یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, گورنمنٹ کی پالیسی, فورن پالیسی ان کی صحیح نہیں ہوں گی, ان کے ساتھ ان کا لائزن صحیح نہیں ہوگا, ان کو تھوڑا سا سٹینڈ لینا پڑے گا اپنی اکانومی کو سٹرونگ کرنے کے لیے. آپ دوسرے کنٹریز کو دیکھیں, ان کی اکانومی سٹرونگ ہے, ان کے کونسل جنرلز بھی یہاں پہ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ملک کی پروڈکٹ کو مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ فورن انویسٹمنٹ ہے, ان کے فورن ریزروز دیکھیں. اب ان حالات میں قریب کے جو کنٹریز ہیں وہ انسینٹو دے رہے ہیں انڈسٹری کو, ٹیکسٹائل سیکٹر کو. ایون آپ سری لنکا کو دیکھ لیں, ابھی کچھ دن پہلے کیسے وہ چل رہا تھا, 3-4 سال کے اندر انہوں نے پاکستان کے اندر, ان کو پتہ ہے کہ 180 ملین کی پاپولیشن ہے اور یہاں ہماری کھپت ہے, تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنی پروڈکشن کر کے اور یہاں پاکستان میں ساری ایکسپورٹ کریں. لیکن پاکستانی ایکسپورٹ کو دھچکا لگتا ہے جب یہ نئے نئے ٹیکسز لگا دیتے ہیں, بینکوں کا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. اب آپ لاسٹ بجٹ کی میں آپ سے اگر بات کروں, انہوں نے 42 بلین منسٹری آف ٹیکسٹائل کو دینا تھا. 42 بلین جو منسٹری آف ٹیکسٹائل کو دینا تھا, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ریفنڈ ہے 20-22 بلین کے ٹیکس ریفنڈ جو تھے وہ دینے تھے, وہ نہیں دیے, اور وہ منسٹری آف انڈسٹری کو ابھی تک ملے نہیں ہیں. اچھا, وہ اب دوسرا بجٹ بھی آ گیا ہے. اب اگر وہ 30 جون تک ریلیز نہیں کیا تو وہ گیا, اور اس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ 42 بلین کہاں گیا. پھر آپ یہاں پہ جو لوگوں نے ٹیکس ریفنڈ جو واپس لینا ہے, سیل ٹیکس ریفنڈ, وہ ان کو ابھی تک ملا نہیں ہے. اگر انہوں نے اس بجٹ میں بھی اسی طرح کیا کہ وہ جو ایلوکیشن کر دی اور ملا نہیں, تو وہ دکھاوا ہوگا, صرف پیپروں میں ہوگا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح کی چیزیں آپ قریب کے کنٹریز, چائنا, سری لنکا, بنگلہ دیش, ملیشیا, ادھر انڈیا, ادھر سب جگہ چلے جائیں, وہ ہمارے حالات دیکھ کر اپنی انڈسٹری کو انسینٹیوز دے رہے ہیں اور اپنی پروڈکشن کو بڑھا رہے ہیں, اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا رہے ہیں, اپنے ریزرو سٹرونگ کر رہے ہیں, اپنی ان کی جو امپلائمنٹ ہے اس کو آپ روزگار دیکھیں کتنا دے رہے ہیں.
हमारे यहाँ इन्हीं हालात की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, और उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है हमारी आवाम को, हमारी इंडस्ट्री को। लेकिन इन हालात में भी हमारी इंडस्ट्री जो सरवाइव कर रही है वो मैं कहता हूँ कि तारीफ के काबिल है। और उन्होंने स्टैंड किया हुआ है। अभी कुछ गुज़श्ता एक मीटिंग में हफीज़ शेख साहब ने भी कहा था कि हमारे हालात ऐसे हो गए थे, मगर इंडस्ट्री ने स्टैंड किया और एक्सपोर्ट को बढ़ाया, हमारे टारगेट को अचीव किया। तो हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास 180 मिलियन की पॉपुलेशन है। हम इंडस्ट्री का जाल बिछाएं, अपने ऊपर हम इन्हिसार करें। जापान का भी मैंने आपको बताया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो तबाह हो गया था, तो जापान ने भी IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने वापस भी किया, आज दूसरों को भी दे रहे हैं। तो वो पैसा जो आता है जी, अगर वो पैसा आता है तो उसको सही जगह पे यूटिलाइज करना चाहिए। अभी जैसे 8 बिलियन जो हमने 2008 में लिया, वो कहाँ किया? शायद वो जो हमारे गैप था बजट में, उसको पूरा करने में, उसका पूरा करने में इस्तेमाल हो गया। बजट में जो खर्चे हैं वो कम नहीं होते, आमदनी बढ़ती नहीं है। रिसोर्स गैप जो है 1000 बिलियन का, 1.4 बिलियन 1400 बिलियन का गैप आ गया। तो ये जो आपका 42 बिलियन है वो इसी वजह से रिलीज नहीं हुआ कि वो इतना बड़ा डेफिसिट था। उन्होंने कहा कि यार चलो इनको ना देने से तो ये मर तो नहीं जाएंगे। इसी तरह आप देखें कि हेल्थ मिनिस्ट्री को जो एलोकेट होता है बेयर मिनिमम अमाउंट 36 बिलियन हुआ था शायद पिछले दफा, एक्चुअल नहीं मिलता उतना, उनको बहुत कम मिलता है। अभी जो फाइनल फिगर आएगा आप देखेंगे 18 बिलियन दिया गया। क्यों? इसी तरह एजुकेशन को शायद 24 बिलियन दिया गया था, उसमें से भी जब आप एक्चुअल देखेंगे तो पता चला 14 बिलियन दिया गया। वजह क्या है? कि अदर जो खर्चे हैं, मिलिट्री है, पुलिस है, ये जो मजबूत इदारे हैं जिनके पास बंदूक है, जिनको आप रोक ही नहीं सकते, उनको देने के बाद बचते ही कुछ नहीं। अभी जो आपका 1.9 बिलियन का ट्रिलियन 1900 बिलियन का टारगेट था फॉर कलेक्टिंग टैक्स, जो अब तक सिर्फ 1.4 कलेक्ट हुआ है अप्रैल तक, और 500 का गैप रह गया। वो पता नहीं कैसे वो फिल होगा। सपोज हो भी जाता है 1.9 ट्रिलियन, उसमें से 1 ट्रिलियन तो आप दे दें रीपेमेंट में, क्योंकि रोजाना आपका डेट बढ़ रहा है। 1400 बिलियन जो आप डेफिसिट है वो डेट में ऐड होता जा रहा है ना, उस पर सूद भी लगेगा, उसका ओरिजिनल भी देना है। 1000 चला गया डेट रीपेमेंट में, बचा क्या? 600-700 बिलियन आर्मी को दे देंगे, आप बचा क्या? आपके पास कुछ भी नहीं बचा। उसके लिए देखिए बढ़ाने अच्छा, इन हालात में जो 300, 400, 500 बिलियन का जो सपोर्ट आ जाता था अमेरिका से, जब वो भी नहीं रहेगा तो ये मुल्क कैसे चलेगा? साथ साथ मेरा दूसरा सवाल आपको एज ए बिजनेसमैन ये है, आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर ट्रेड रिलेशनशिप विद US? अगर हम कन्फ्रंटेशन में चले जाते हैं, अमेरिका हम पे कोई सैंक्शन लगा देता है कि ये आप तो बिन लादेन के साथी हैं। बुश ने 2011 में बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया था, यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस। हम लोग जो कुछ अभी हम कर रहे हैं उससे साबित कर रहे हैं कि वी आर अगेंस्ट दम, और उसके बेसिस पे वहाँ एक बहुत बड़ी वॉर लॉबी आपको पता ही है जो असल चलाती है। जैसे हमारा GSQ और आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पेंटागन इंपॉर्टेंट है, वहाँ ओबामा की या क्लिंटन की कोई हैसियत नहीं है। तो वो लोग का बिजनेस इंटरेस्ट है कि कन्फ्रंटेशन हो। अफगानिस्तान से बढ़ के अगर कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान पे आ जाए तो वो तो खुशी से पागल हो जाएंगे। वो तो चाह रहे हैं कि कन्फ्रंटेशन बढ़े, और ये हम उनको मौका दे रहे हैं, उस लॉबी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये यूरोपियन लॉबी जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, वो इसको फलते फूलते देखना नहीं चाहते। इसलिए पाकिस्तान के साथ उनकी पॉलिसीज़ डिफरेंट होती हैं और इंडिया के साथ डिफरेंट होती हैं। और पाकिस्तान के साथ वो जो भी अमाउंट कहते हैं कि जी हम ये आपको लोन की मद में देंगे, ये एजुकेशन की मद में देंगे, वो भी पूरा नहीं आता। जब इधर से उनकी कोई बातें पूरी नहीं होती हैं तो वो डिडक्ट कर लेते हैं। उनके यहाँ आप देख लें कि अभी लास्ट जो पिछले कई सालों से हुआ है, हमने ही सबसे ज़्यादा सरवाइव किया है, हमारे ही लोग यहाँ पे ज़्यादातर मरे हैं, हमारी ही इंडस्ट्री ने सरवाइव किया है। एक्चुअली अगर आप पूरा वर्ल्ड में मैप में देखें तो हमारा ये जो एरिया है सेंट्रल एशिया में, ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ये सारा जो एरिया है, ये उनको पता है कि यहाँ पर जिसका कंट्रोल होगा सारी इकोनॉमी उसकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि मदनियात यहाँ पर हैं। यहाँ जिसका कंट्रोल होगा वो पूरे सेंट्रल एशिया पे कंट्रोल होगा, इसलिए वो इधर आना चाहते हैं। आप रशिया को देख लें, वो आया तो अमेरिका ने उसको नहीं वो दिया, अब अमेरिका आया तो रशिया उसके पीछे।
इसी तरह सब इधर कब्जा करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान को उन्होंने इसीलिए ये जो इन्होंने वॉर एंड टेरर में पाकिस्तान को इन्होंने ये कहा, उसमें भी काफ़ी सारी बातें ये कहते हैं जी, उन्होंने कहा जी आप हमारे अगेंस्ट हैं या हमारे साथ हैं, और वो कहते हैं हमने ये कहा ही नहीं है। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। ये बुश की तकरीर है, बुश की तकरीर है, वो कहते हैं यहाँ पे भी कंफ्यूजन उस पे अटैक हुआ, हाँ क्यों हुआ? तालिबान बकौल उनके क्या अलकायदा ने किया। अलकायदा कहाँ था? पाकिस्तान में था। लेकिन उससे तबाही हमारी इकोनॉमी की हुई, वो हुई, हमारी इंडस्ट्री लेकिन वो तो आपने जो कुछ 47 से लेके फाटा में किया, जी फाटा को एक इलाके को आपने छोड़ दिया। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, जापान में, अमेरिका में, कनाडा में, सोमालिया में थोड़ा सा इलाका है जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है कि जहाँ कोई गवर्नमेंट ही ना हो, जिसको कहे कि जी वहाँ तो इलाका गैर है, वहाँ तो हम जा ही नहीं सकते, वहाँ तो जो चाहे वो इलाके के लोग कर सकते हैं। वो तालिबान को भी रख सकते हैं, वो कम्युनिस्ट को भी रख सकते हैं, वो माओ कम्युनिस्ट को भी रख सकते हैं। तो फिर वहाँ से जब माओ निकल के अटैक करेगा या अलकायदा करेगी, कोई ना कोई तो रिएक्ट करेगा ना। अगर आप माओ लोगों को आप जगह दे दें वहाँ पे, अब वो इंडिया पे जा के अटैक करके आ जाए करे, तो इंडिया तो आप पे अटैक करेगा। इसी तरह जब हमने अलकायदा को सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं उन्होंने बेस बनाया भाई? वहाँ तो नहीं बना सके, वहाँ तो अमेरिकन बैठे हुए थे। कतर में क्यों नहीं बनाया? यमन में क्यों नहीं बनाया? पाकिस्तान क्यों? बिकॉज वी हैड ए वेरी लार्ज एरिया वेयर वी हैड नो रेट। या तो आप कहें कि फाटा आपका है या नहीं है। जैसे ये हुआ था उस वक्त, अगर हम ये कह देते कि फाटा इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, गो एंड बॉम्ब इट और डू व्हाट एवर यू लाइक, वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस। पाकिस्तान से तो नहीं हुआ, ये फाटा से हुआ जो कुछ हुआ, वो तो हमने किया नहीं। हमने कहा नहीं, फाटा इज वेरी मच पार्ट ऑफ अवर कंट्री और हम आपके साथ हैं, आइए हम मिलकर ढूंढते हैं, पकड़ते हैं। और 10 साल तक आपको सामान नहीं मिला, बगल में बैठा रहा। एमएन ज़वेरी इज सपोज टू बी, अमेरिका बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान में है, एंड आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं से निकलेगा पाकिस्तान से ही। इन हालात में तो हमने एक अजीब सिचुएशन पैदा कर दी ना। या तो हम अगेंस्ट हो जाते, चलो ठीक है जो मारना है मारो, जो। लेकिन आप ये देखें ना कि पाकिस्तान सब यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं फॉरेन इनफ्लोज एंड बजट पे, और हमने अभी ये जिक्र किया कि रुपीज़ ऑल टाइम लो हो गया है और हमें स्टेट बैंक ने एक तरह से इंडिकेशन दे दी है कि अब वी हैव नो अदर चॉइस बट टू गो बैक टू IMF। एक बड़ी तकलीफदेह सिचुएशन पैदा हो रही है क्योंकि IMF के 4 बिलियन का रीपेमेंट हमारे सामने आ गया है, साथ साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। इन हालात में बजट बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। शाहिद जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ काठी। शाहिद साहब बता रहे थे कि ये फॉरेन इन्फ्लोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो हमारे रिलेशनशिप विद द वेस्ट है इज़ वेरी क्रूशल, बिकॉज हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट वगैरह का जो इन्हिसार वहीं है। उनसे अगर कोई कन्फ्रंटेशन होती है या ये इन्फ्लोज हमेशा के लिए वाकई बंद हो जाते हैं, दैट कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जहाँ तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि यहाँ इतने मसले हैं इन लोगों को खुद कि लोन इतना महंगा है, एनर्जी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर है, मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया जा रहा है, उससे इनको खुद मुश्किल हो रही है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की क्या बात करें? शायद साहब एक नज़र अगर हम डालें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, तो हम ये देखते हैं कि 2001 में ये सिर्फ 322 मिलियन डॉलर हुआ करता था। 1-2 में हो गया 357, 2-3 में 622, 3-4 में ये 750 हुआ, 4-5 में 1160 हुआ, 4-5-6 में ये हो गया 1980, 6-7 में सडनली इसमें बहुत बड़ा जंप आया, ये 4873 हो गया, 7-8 में 5276, 8-9 में 3719, 9-10 में 2150, 10-11 में 1573, और जून अप्रैल 11-12 की जो फिगर है वो सिर्फ 666 मिलियन। इसको कैसा देखते हैं आप? क्यों ऐसा अपसर्ज भी आया और फिर डिक्लाइन भी आया? एक्चुअली बाहर जो इन्वेस्टर है, यहाँ जो इन्वेस्टमेंट करता है या जो फॉरेन आपका एक्सचेंज आता है यहाँ पे,
وہ لوگوں کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی، اچھا، اور گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ انویسٹمنٹ آتی ہے۔ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ لانگ ٹرم چل رہی ہے اور گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی ہے، پالیسیز ہیں، فورن انویسٹر کو کچھ اٹریکشنز ہیں، تو پھر وہ فنڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت 7-8 کا پیریڈ وہی ہے نا جی جب 7-8 کا مشرف دور پیریڈ ختم ہو جی رہا تھا، وہ ختم ہو رہا تھا۔ اس وقت تک لوگوں کو لگتا اس تھا کہ وقت اسٹیبل تک ہے۔ لوگوں کو لگتا تھا اور انویسٹمنٹ بھی کر رہے تھے، باہر سے انویسٹمنٹ بھی آ رہی تھی، یہاں سے بھی لوگ کر رہے تھے، لوکل انویسٹر بھی کر رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں جیسے جیسے یہ پرابلم آئی، مہنگائی ہوتی گئی، لا اینڈ آرڈر پرابلم بڑھتا گیا، بجلی کی کرائسس جو ہیں وہ بڑھتے گئے، انرجی کرائسس، سوئی گیس کے کرائسس، آہستہ آہستہ آپ کا فورن انویسٹر تو دور کی بات، لوکل انویسٹر نے بھی انویسٹمنٹ کرنا بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ابھی ہے اس کو سروائیو کرو، تو اس میں بھی کافی انڈسٹری بند ہو گئی۔ تو آپ کے پاس وہ جو 3 سال میں جو آپ نے بلین روپیز کے نوٹ چھاپے اور 1-2 بلین کے روز نوٹ چھاپ رہے تھے، اس سے آپ کا انفلیشن بھی آیا، فورن انویسٹمنٹ لوگ رک گئے، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ کو میں بتاؤں کہ بہت سے انڈسٹریلسٹ قریب کی منڈیاں تلاش کر رہے ہیں، وہاں وہ اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہاں جو فورن کمپنیز نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ بھی اب آہستہ آہستہ باہر لے کے جا رہے ہیں۔ اب اسی طریقے سے کچھ کنٹریز نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی انڈسٹری میں، جوائنٹ وینچرز میں، ان میں کافی سارے کلوز ہو گئے، وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے باہر چلے گئے۔ اسی طریقے سے جو دوسرے لوگ ہیں، آپ کا آئی ٹی ٹاور ہے، اس کا ملیشیا نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، وہ آج تک پیپرز میں ہے، اس کو آگے نہیں بڑھایا۔ اسی طریقے سے آپ کا ایلیویٹر ایکسپریس وے بننا تھا، وہ جن کمپنیز کے ساتھ کیا تو وہ رکا ہوا ہے۔ تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، پھر وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے۔ تو جہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی اور وہاں پہ پھر انویسٹمنٹ بھی آتی ہے، لا اینڈ آرڈر بھی لوگ دیکھتے ہیں۔ ایون آپ دیکھ لیں کہ میں سری لنکا کی بات کر رہا تھا، ہمارے یہاں بھی بہت بہتر ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ چاہے، اس کی پالیسی صحیح ہوں، اور جو بھی پالیسیز بناتے ہیں ان کو پاکستانی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے، یا جو پالیسی بناتے ہیں اس میں وہ لوگ ہونے چاہیے جن کو عبور حاصل ہو اپنے سبجیکٹ کے اوپر، لانگ ٹرم پالیسی ہو تاکہ انویسٹمنٹ آئے۔ کیونکہ دیکھیں آپ اور میں بھی اگر کہیں حالات خراب ہیں، وہاں روز دیکھتے ہیں کہ پرابلم ہو رہی ہے، کوئی مجھے کہے جی وہاں پہ آپ ایک فیکٹری لگا لیں، میں تو کبھی نہیں لگاؤں گا، آپ جائیں گے بھی جائیں گے نہیں۔ تو اسی طرح سے ملک کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب آپ کو یہاں پہ انوائرمنٹ بہتر ملے گا، اچھا ملے گا، فرینڈلی ملے گا، لا اینڈ آرڈر صحیح ملے گا، بینک انٹرسٹ ریٹ صحیح ہوگا، آپ کو اٹریکٹ کریں گے فورن انویسٹر کو، تو وہ یہاں آئے گا، اور پھر وہ یہ بھی دیکھے گا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کتنی ہے۔ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی، ان کو پتہ ہے یہ لانگ ٹرم چلے گی، پالیسیز بھی لانگ ٹرم چلے گی۔ یہاں پالیسیز ہر تیسرے دن چینج ہو جاتی ہیں، ہر چوتھے دن آپ کا SRO آ جاتا ہے، اور آپ انسینٹیو بھی نہیں دے رہے۔ آپ اگر انڈسٹری کو انسینٹیو دیں، جو فورن انویسٹرز ہیں ان کو اگر اٹریکشن دیں تو وہ بھی یہاں پہ لا سکتے ہیں۔ ایون میں کہتا ہوں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین مانڈوی والا بڑی کوشش کر رہے ہیں، یہاں ہم نے اسی حوالے سے ان کی ہیلپ کی، ہم نے 10 فورمز نے مل کے یہاں پہ ایک ملٹی لیٹرل کانفرنس کرائی، ہم نے 10 ملکوں سے انویسٹرز بلائے، اور انرجی کے اوپر اور سوئی گیس کے اوپر اور انڈسٹری کے اوپر ہم نے میریٹ کے اندر ساری میٹنگز کرائیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ نے سپورٹ کیا، TDAF نے بھی بڑا سپورٹ کیا، یہ دونوں ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ مگر فورن انویسٹر حالات ایسے ہیں کہ جب تک آپ چھپا سکتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے کونسل جنرلز یہاں ہیں، ان کے ایمبیسڈرز یہاں ہیں، وہ یہاں سے فیڈ بیک ان کو دیتے ہیں، وہ میٹنگز بھی اٹینڈ کرتے ہیں، آتے ہیں، وہ فیڈ بیک دیتے ہیں، تو وہ یہاں آتے نہیں ہیں۔ پھر ٹریول ایڈوائزری ہر تیسرے دن آپ کو پتہ ہے وہ ہوتی ہے، یہ لوگ ادھر نہیں جاؤ ادھر نہیں جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے پرابلم کر رہی ہیں۔ اس وجہ سے آپ کا جو دیکھ رہے ہیں فلو آ رہا تھا، اس وقت لوگوں کو لگا 8-10 سال چلو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے تو وہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے رہے، جی وہ امپروو ہوا، اس کے بعد پھر رک گیا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں انویسٹمنٹ بھی آپ کی رک گئی، اور آپ کا جو انڈسٹریلائزیشن ہے وہ بھی رک گئی۔ اور یہاں پہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ جو ہے پالیسی اچھی بنائے، لانگ ٹرم پالیسی بنائے، اور بینک انٹرسٹ ریٹ کم کرے، اور وار فوڈنگ کے اوپر بجلی کے مسائل کو حل کرے،
इनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करे, उनको जितना पैसा गवर्नमेंट के इदारों से देना है वो दे, तो मैं समझता हूँ ये फिर भी प्रॉब्लम दूर हो सकती है, हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो सकती है। अब आप देखें कहाँ आपका 40 बिलियन 50 बिलियन का रेवेन्यू आता था, आपने 1 ट्रिलियन टारगेट रखा, इन्हीं लोगों ने टैक्स दिया, 1 ट्रिलियन हो गया। आप 1.9 रखा है तो वो भी अचीव करेंगे। टिडैप ने अपनी एक्सपोर्ट रखी 22 बिलियन, वो 25 बिलियन तक चली गई। तो लोगों, लेकिन इंपोर्ट उससे ज्यादा बढ़ गया, इंपोर्ट उससे ज्यादा बढ़ गया। उसकी वजह यह है कि इंडस्ट्री यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकी, एक्सपेंसेस इतने हो जाते हैं। 70s से अब तक मैं आपको बताऊं कि हार्डवेयर की इंडस्ट्री खत्म हो गई। हार्डवेयर, इंडस्ट्रियल टूल्स है, इंडस्ट्रियल मशीनरी है, ये सारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ये खत्म हो गई। बहुत अच्छा था 70s के बाद ये खत्म हो गई, इसलिए कि उसमें इंसेंटिव ही नहीं दिया। अब वो जो इंपोर्ट करते थे फ्रांस से, चाइना से, जर्मनी से, वो यहाँ पे सस्ते पड़ते थे, इवन ड्यूटी देने के बाद भी सस्ते पड़ते थे, तो लोग वहां से लेंगे। और यहाँ पे इंडस्ट्री जी ब्रांड्स हैं वो, यहाँ पे हालांकि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, उनको फरोग देना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए। और फिर आप जो इंडिया के साथ MFN साइन कर रहे हैं उसमें भी आपको ये देखना चाहिए जो रॉ मटेरियल है उसमें ड्यूटी दोनों की बराबर होनी चाहिए, उसमें भी फिनिश गुड्स आ जाएं, रॉ मटेरियल पे ज्यादा वो नहीं होना चाहिए ताकि हमारी इंडस्ट्री जो है वो तबाही के किनारे पे है और ना पहुंचे। इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ों को देखते हुए, अपने इन हालात को देखते हुए, रिलेशंस को भी देखना होगा, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ भी सही करनी होंगी और इंटरनल पॉलिसीज़ भी सही करनी होंगी, दोनों को लेके साथ चलना होगा जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। और अगर हमारे यहाँ अपने ही हालात सही नहीं होंगे, अपने ही लोग जा रहे हैं, अपने ही लोग जा रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं कि जी आप आए यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, वो कहते हैं आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक करें, आपके यहाँ बिजली का प्रॉब्लम है उसको तो ठीक करें, हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं। अभी मैंने 2 कंपनियों से कांटेक्ट किया कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, 2-3 सेक्टर मैंने उनको बताए और उनको कहा कि हम आपके साथ मिलके करते हैं। उन्होंने कहा आपके यहाँ तो अभी हालात ही सही नहीं है, तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो इसीलिए हमारे ही लोग दूसरे कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कौन से मुल्क में ज्यादा जा रहे हैं लोग? ये ज्यादातर जा रहे हैं मलेशिया, बांग्लादेश और श्रीलंका भी। अब बांग्लादेश के हालात इतने अच्छे हो गए हैं कि वहाँ आप लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है। नहीं, हालात अच्छे के अलावा 3 चीजें होती हैं। एक तो लेबर देखते हैं कि चीप होनी चाहिए, यहाँ से चीप है वो जी, यहाँ से चीप है। फिर दूसरा वो ये देखते हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही है, आपको इंसेंटिव मिल रहे हैं। वहाँ भी तो इतनी पॉपुलेशन है, गुर्बत है, उसके बावजूद हालात वहाँ के सही है जी। हमारी इंडस्ट्री वहाँ पे जो लग रही है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ से बहुत बेहतर है, यहाँ से बेहतर है। अच्छा। और यहाँ पे व्हाट अबाउट एनर्जी? एनर्जी भी उनका बेहतर है। मैं आपको मलेशिया की बात बताऊं कि मलेशिया तो खैर बहुत अच्छी जगह, मतलब अच्छी जगह है, लेकिन हमारा जो आप चले श्रीलंका को देख लें, श्रीलंका को देख लें, हमारे यहाँ जैसे हालात थे लेकिन इससे ज्यादा खराब थे। हाँ, आप देखें, छोटा सा मुल्क इससे ज्यादा खराब थे, लेकिन जैसे ही उनके हालात सही हुए 5 साल के अंदर, आप देखें उनके इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है। इवन आप स्ट्रीट क्राइम्स भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा। रात को मैं खुद, हम लोग निकले 2 बजे के करीब वॉक करते हुए, तो 2 शॉप्स खुली हुई थी स्टोन्स की, फॉरेनर्स बैठे हुए थे और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, और मैंने किसी से पूछा हम जा रहे हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उन्होंने कहा ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्ट्रीट क्राइम अच्छा। का यहाँ पे। लेकिन छोटी छोटी चीजें हर मुल्क में होती हैं, ये नहीं है कि नहीं होता, लेकिन आपको बहरहाल बेहतर करना होगा। अब यहाँ तो ये है ना कि हम खुद निकलते हुए सोचते हैं कि इधर से जाएं, इधर से ना जाएं, हमारा शहर है, मगर हमें प्रॉब्लम होती है कि हम बाहर वाला तो बेचारा आता ही नहीं डर के मारे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए मैं फिर यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और इंटरनल पॉलिसी भी और एक्सटर्नल पॉलिसी, आपको दोनों को अब सही करना होगा कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, फिर करीब की मंडियां और तलाश करनी पड़ेंगी ताकि हमारी एक्सपोर्ट उधर भी हो। रीजनल ट्रेड पे ज्यादा जोर देना, उस पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। और जो हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट जो आप बता रहे हैं कि वो है, वो उसमें भी यही करना होगा गवर्नमेंट को कि जो इनकी पेमेंट करनी है, हमारे यहाँ एनर्जी भी सही हो सकती है, सुई गैस भी सही हो सकती है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। शाहिद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। थैंक्स फॉर योर कंट्रीब्यूशन। नाज़रीन, फॉरेन इनफ्लोज एंड बजट पे बात हुई। शाहिद साहब का कहना था कि ये फॉरेन इनफ्लोज के बगैर हमें बजट बनाना बड़ा मुश्किल है। ये जो रुकावटें आई हैं, खासतौर से कोलिजन सपोर्ट फंड में, कोई कैरी लुगर में, उससे एक बैग झटका सा पड़ा है, क्योंकि
ये 3-4 बिलियन तो हमने फैक्टर इन किया हुआ था। हमारी टैक्स कलेक्शन भी कम हुई, साथ साथ ये भी हुआ, इसलिए बड़ा गैप आ गया है। इस साल जो हम जून में क्लोज करेंगे उसमें हमें काफ़ी दुश्वारी है। आइंदा के लिए एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। जो ट्रेडिशनली एक आता था वो रुक गया है, उससे अगर यही हालात रहे तो अगला बजट भी बड़ा मुश्किल होगा। हमने जनरली इन्फ्लोज की बात की क्योंकि अब आपने देखा कि रुपया हमारा गिर रहा है, बिकॉज हमें पेमेंट बहुत सारी करनी है, इन्फ्लोज नहीं है। एक सोर्स ऑफ इन्फ्लो जो होता था वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, वो बहुत तेज़ी से नीचे आ गया है, तो वो एक सोर्स था, वो भी नहीं हुआ। 3G को हम चाह रहे थे करना, वो भी नहीं हो सका। जो इतिसलात से पेमेंट आने वाली थी वो भी नहीं आई। इस तरह से हमने देखा कि ये 4-5 मिसिंग फंड की वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज साइड पे बहुत ज़्यादा डिमांड सप्लाई का मसला आ गया, जिसकी वजह से रुपीज़ डिले हो रही है। साथ साथ IMF अगर रीशेड्यूल नहीं करता, हम उसके तरफ फिर से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये 4 बिलियन हमें देना पड़ेगा। वो एक बहुत बड़ा बर्डन आ गया है, वो हमारे रुपीज़ पे और फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। और साथ साथ ये इन्फ्लोज के ना आने की वजह से हमारे बजट पे भी बड़ा मसला आ रहा है। पाकिस्तान इज़ गोइंग प्रॉब्ली थ्रू ए ट्रांजिशन। किस तरह से हम इस चैलेंज से निकल के अपने आप को खड़ा करते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, टैक्सेबल एरियाज़ मौजूद हैं, उनको अगर टैप किया जाए तो शायद विदाउट दिस अमेरिकन एड वगैरह हम लोग चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक विल चाहिए। हमें ऐसे इलाकों को टैप करना पड़ेगा जो पॉलिटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, जो रेजिस्ट करते रहे इन द पास्ट, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, उनको फोर्स भी करना पड़ेगा कि वो टैक्स दें ताकि रिसोर्स गैप को कम किया जाए और मुल्क के हालात को बेहतर किया जाए। नाज़रीन, फीडबैक के लिए हमारा पता नोट कर लें, feedback@businessplusTV.pk। आपके फीडबैक के बुनियाद पे हम ये प्रोग्राम मरतब देते हैं। आज के प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम को पहुँचता है। खुदा हाफिज़।